चलिए आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे रेस्क्यू मिशन की जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक ऐसी दास्तां है जो दिखाती है कि एक देश अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए आखिर किस हद तक जा सकता है। सोचिए जरा, अपने ही लोगों को बचाने के लिए घर से 4000 किलोमीटर दूर दुश्मन के इलाके में कोई देश क्या कर सकता है? यही एक सवाल था जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। एक ऐसा मिशन जहां दांव पर सच पूछिए तो सब कुछ लगा था। तारीख थी 27 जून 1976। एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 तेल अवीव से पेरिस के लिए एक बिल्कुल आम सी उड़ान। लेकिन पता है, एथेंस में एक छोटे से स्टॉपओवर के बाद सब कुछ बदल गया। फिलिस्तीनी और जर्मन आतंकवादियों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया और वो सफर अगले 7 दिनों के लिए एक भयानक ख्वाब में तब्दील हो गया। तो हुआ यूं कि प्लेन तेल अवीव से तो बिल्कुल ठीक ठाक उड़ा, लेकिन एथेंस में जहां सिक्योरिटी थोड़ी ढीली थी, बस वहीं 4 हाईजैकर्स प्लेन में चढ़ गए। इसके बाद प्लेन का रास्ता ही बदल दिया गया। पहले उसे जबरदस्ती लीबिया के बेंगाजी ले जाया गया रिफ्यूलिंग के लिए, और फिर उसका आखिरी पड़ाव था युगांडा का एंटेबे एयरपोर्ट, जहां तानाशाह ईदी अमीन खुद उनकी हिफाजत के लिए मौजूद था। अब एंटेबे में मामला और भी संगीन हो गया। वहां उन 4 हाईजैकर्स से 3 और आतंकी आ मिले। और ये कोई आम हाईजैकिंग नहीं थी, ये तो सीधा सीधा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था। मतलब युगांडा की सेना और खुद तानाशाह ईदी अमीन इन आतंकवादियों की पूरी पूरी मदद कर रहा था। सोचिए, वो बंधकों का मेजबान भी था और आतंकियों का साथी भी। एक डबल गेम चल रहा था। तो फिर इन हाईजैकर्स ने अपनी मांगे रखीं, और मांगे भी कोई छोटी मोटी नहीं। 5 अलग अलग देशों की जेलों में बंद 53 खतरनाक आतंकियों की रिहाई। इनमें से 40 तो अकेले इजराइल की जेलों में थे, और ऊपर से $5 मिलियन की फिरौती भी। मतलब शर्तें ऐसी थी जिन्हें मानना लगभग नामुमकिन था। और फिर उन्होंने एक डेडलाइन दे दी, 1 जुलाई दोपहर के 2 बजे। साफ साफ कह दिया कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो वो एक एक करके बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। ये एक तरह का टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब था, जिसने इजराइल और पूरी दुनिया पर जबरदस्त प्रेशर बना दिया था। और फिर वो खौफनाक लम्हा आया जिसने सबको हिला कर रख दिया। हाईजैकर्स ने यहूदी और इजरायली यात्रियों को बाकी लोगों से अलग करना शुरू कर दिया। उन्हें एक दूसरे हॉल में ले जाया गया। ये बहुत ही डरावना था, और इस अलगाव ने इजराइल के लिए सिचुएशन को और भी ज्यादा नाजुक बना दिया। अब इजरायली सरकार के सामने एक नामुमकिन सा चुनाव था। एक तरफ आतंकवादियों के आगे झुक जाओ, 40 खतरनाक आतंकियों को छोड़ दो और दुनिया की नजरों में कमजोर बन जाओ, या फिर दूसरी तरफ 4000 किलोमीटर दूर एक दुश्मन देश में मिलिट्री रेड करो, जिसमें सारे बंधकों और सैनिकों की जान का खतरा था। उस वक्त के प्रधानमंत्री यित्साक रॉबिन बातचीत से हल निकालने की सोच रहे थे, लेकिन रक्षा मंत्री शिमोन पेरेज मिलिट्री एक्शन पर अड़े हुए थे। तो शुरुआती दौर में कई मिलिट्री प्लान्स पर विचार हुआ, जैसे लेक विक्टोरिया से नेवल कमांडो हमला करेंगे, या फिर एयरपोर्ट पर पैराट्रूपर्स को उतार दिया जाएगा। लेकिन ये सारे प्लान्स एक एक करके खारिज हो गए। क्यों? क्योंकि इन सब में एक बड़ी दिक्कत थी। वापसी कैसे होगी, इसका कोई पक्का प्लान नहीं था। सब कुछ ईदी अमीन के भरोसे पर टिका था, और उस तानाशाह पर कोई कैसे भरोसा कर सकता था? लेकिन फिर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आया। 2 जगह से बहुत ही जरूरी इंटेलिजेंस मिली, जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। पहली जानकारी मिली उन गैर इजरायली बंधकों से जिन्हें छोड़ दिया गया था, और दूसरी और भी कमाल की बात, उस इजरायली कंपनी से जिसने वो टर्मिनल बनाया था। उनके पास बिल्डिंग के ओरिजिनल ब्लूप्रिंट्स थे। अब उनके पास हाईजैकर्स की संख्या से लेके बिल्डिंग के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। और इसी खुफिया जानकारी के दम पर बना ऑपरेशन थंडरबोल्ट। ये एक इतना ऑडेशियस, इतना साहसी प्लान था कि सुनने में ही नामुमकिन लगता था। इजराइल की एलीट स्पेशल फोर्स यूनिट सायरेत मटकल को यह जिम्मेदारी दी गई। प्लान क्या था? 4 C-130 हर्क्यूलिस ट्रांसपोर्ट प्लेन्स को रडार की पकड़ से बचते हुए उड़ाना है, चुपचाप लैंड करना है, टर्मिनल पर धावा बोलना है और 100 से ज्यादा बंधकों को छुड़ा के वापस ले आना है। 4000 किलोमीटर, ये कोई मजाक नहीं था। दुश्मन के इलाके के ऊपर से गुजरना था। कमांडोज ने रेड सी के ऊपर बहुत नीचे उड़ान भरी। प्लेन की सारी लाइट्स बंद थीं, और तो और जब वो लैंड करने वाले थे तो शोर कम करने के लिए 2 इंजन तक बंद कर दिए गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कई घंटे कितने तनाव भरे और कितनी जबरदस्त स्किल वाले रहे होंगे। अब आते हैं इस प्लान के सबसे जीनियस हिस्से पर, एक शानदार धोखा, जिसे आप एक मॉडर्न ट्रोजन हॉर्स कह सकते हैं।
कमांडोज अपने साथ एक काली मर्सिडीज लिमोजीन और कुछ लैंड रोवर्स लेकर गए थे। ये पूरा काफिला हूबहू ईदी अमीन के प्रेसिडेंशियल काफिले की तरह दिखता था। आइडिया ये था कि इस धोखे की मदद से कमांडो प्लेन से टर्मिनल तक पहुंच जाएंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन यहीं पर एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, एक ऐसी गलती जो पूरे मिशन पर पानी फेर सकती थी। हुआ ये कि ईदी अमीन ने कुछ ही दिन पहले अपनी काली मर्सिडीज बदलकर एक सफ़ेद मर्सिडीज इस्तेमाल करनी शुरू कर दी थी और इजरायली टीम को ये बात पता नहीं थी। वो पुरानी इंटेलिजेंस के हिसाब से काली मर्सिडीज ले आए थे। बस युगांडा के गार्ड्स ने ये फर्क देख लिया और काफिले को रोक दिया, और जैसे ही उन्हें रोका गया गोलियां चलने लगीं। सरप्राइज का जो एलिमेंट था वो खत्म हो गया। अब कोई और चारा नहीं था। कमांडोज को अपनी गाड़ियां छोड़कर गोलियों की बौछार के बीच टर्मिनल तक के आखिरी 300 मीटर दौड़कर तय करने पड़े। हमला अब तुरंत शुरू होना था। जैसे ही कमांडोज टर्मिनल के अंदर घुसे, वो हिब्रू और इंग्लिश में जोर जोर से चिल्लाए, नीचे लेट जाओ, हम इजरायली सोल्जर्स हैं। अंदर पूरी तरह अफरा तफरी का माहौल था। उनके पास सिर्फ चंद सेकेंड्स थे ये पहचानने के लिए कि कौन बंधक है और कौन हाईजैकर, और फिर आतंकियों को ढेर करना था। आपको पता है ये पूरा ऑपरेशन कितनी तेजी से हुआ? यकीन करना मुश्किल है। इजरायली फोर्स एंटीबे की जमीन पर कुल सिर्फ 53 मिनट रही। लैंडिंग से लेकर हमला करने, बंधकों को बचाने और वापस टेक ऑफ करने तक सब कुछ 1 घंटे से भी कम में हो गया। इनक्रेडिबल। लेकिन इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। 102 बंधकों को तो बचा लिया गया, लेकिन 4 अपनी जान गंवा बैठे। सारे के सारे 7 हाईजैकर्स और लगभग 45 युगांडाई सैनिक भी मारे गए। और इजराइल ने भी अपने एक सैनिक को खो दिया। वो थे इस मिशन के कमांडर योनातन नेतन्याहू। और एक बेहद दुखद कहानी है 75 साल की डोरा बलोच की। रेड से कुछ वक्त पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी, तो उन्हें पास के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया था। वो बच नहीं सकीं। बाद में ईदी अमीन ने बदला लेने के लिए अपने सैनिकों को भेजकर उन्हें हॉस्पिटल के बेड से घसीटकर मरवा दिया। ये उस ताबशाह की क्रूरता की इंतहा थी। इस मिशन में शहीद होने वाले अकेले इजरायली सैनिक थे कमांडर योनाथन नेतन्याहू। उन्हें फौरन एक नेशनल हीरो का दर्जा दिया गया। उनकी ये बहादुरी, उनकी ये शहादत एक ऐसी कहानी बन गई जिसने उनके छोटे भाई बेंजामिन नेतन्याहू की पूरी राजनीतिक किस्मत को बदल कर रख दिया। कह सकते हैं कि उनके पॉलिटिकल करियर की नींव यहीं से पड़ी। तो सवाल ये उठता है कि कब एक मिलिट्री विक्ट्री एक पॉलिटिकल लेजेंड बन जाती है? ऑपरेशन थंडरबोल्ट सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था। नहीं, ये आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा और साफ संदेश था। इसने दुनिया भर की स्पेशल फोर्सेस के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। और ये एक ऐसी कहानी बन गई जिसने आने वाले कई दशकों तक एक देश और उसके नेताओं की सोच को, उनकी दिशा को आकार दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक क्वेट्स करो, सब्सक्राइब भी करो और सपोर्ट करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।